कर्नाटक के सियासी बहरान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को 16 जुलाई तक जस का तस हाल बरकरार रखने का हुक्म दिया है। यानी स्पीकर तब तक ना तो बागी अराकीन असेंबली के इस्तीफे पर फैसला लेंगे और ना ही नाअहलियत के मसले पर। कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को अराकीन असेंबली के इस्तीफे पर फैसले के लिए 16 जुलाई तक का वक्त दिया है। उसी दिन अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त तबसरा भी किया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने बागी अरकान का तो अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पीकर का मौकिफ रखा। राजीव धवन ने वजीर आला एचडी कुमारस्वामी की तरफ से दलीलें रखी, तो वहीं वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने असेंबली में स्पीकर से अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए कुछ और मोहलत, कुछ और वक्त मांगा है। कुमारस्वामी ने कहा कि रियासत में जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। The court to implement its order so that the speaker takes a decision as soon as possible. If all the MLAs have appeared before him and given affidavits and also moved the Supreme Court that they want to resign, what further verification is required? It's a mystery to me. That's what we do. तो एक तरफ कर्नाटक में जारी सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई और अब मंगल तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी जानिब आज से असेंबली इजलास भी शुरू हो गया है। हालांकि वहां भी सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही मरकूज रहीं। अब मंगल को देखना होगा क्या कुछ वहां होता है और मामले की समाअत जिस तरह से आगे चल गई है और एक तरह से अब इसमें बेचैनी देखी जा रही है। और इस पर बात करने के लिए कि आखिर कर्नाटक में क्या होगा, क्या वाकई में जो वक्त दिया गया है उस वक्त में कांग्रेस कोई जादू करने में वाकई में कामयाब हो पाएगी? क्या कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो मैनेजर्स हैं, क्या वाकई में क्या वो जादू कर पाएंगे, या फिर थाली में सजी हुई एक तरह से जो इख्तिदार है वो बीजेपी को मिल जाएगा? क्या बीजेपी इसमें इंटरेस्टेड है? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ विनीत गोयनका साहब है, लीडर है बीजेपी के। संजय के चड्ढा साहब है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष पाठक साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस के दत्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। विनीत जी, शुरुआत में आपसे करूं तो आप तो बैठकर एक तरह से इंतजार ये कर रहे हैं, जो हाथों में जो दोनों लड्डू हैं पहला कौन सा खाया जाए, शायद इसका इंतजार आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको सजा सजाया थाली में मिल रहा है। देखिए, रियासत कर्नाटका में जो वहाँ के वजीर आला है इस समय पे वो काम नहीं करे पिछले 1 साल से, और आपने देखा होगा कि मीडिया में कई बार वो आके अपना रोना रोते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनको काम नहीं करने देता है, कई बार वो कहते हैं सिद्धरामैया काम नहीं करने देता है। जब वजीर आला इस तरह से करता है तो वहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदा होते हैं वो कई बार जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो अभी राजीनामा है, उनका जो मन है वो वहाँ के जो स्पीकर महोदय है, जो वहाँ के जो खाते में उन्होंने वो मान लेना चाहिए और उनका ले लेना चाहिए उनका, और वहाँ पे एक फ्लोर टेस्ट हो। फ्लोर टेस्ट होने के बाद में जो भी नई संख्या आएगी उस संख्या के हिसाब से नई सरकार बन सकती है जी। लेकिन कुमारस्वामी तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई इस कुर्सी पर बने रहने का कोई लालच नहीं है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप एक बार फ्लोर टेस्ट के लिए मुझे कुछ वक्त दें, और मंगल तक का तो एक तरह से हम ये कह ही सकते हैं कि किसी भी वजूहात की तरह से सही उनको एक तरह का वक्त तो मिल ही गया है। ये मंगल कर लीजिए, बुधवार कर लीजिए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो हर बार कैमरा के सामने आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई चैनलों के चैनल देखा होगा कि वो बाकायदा एक बच्चा जिस तरह से रोता है उस तरह से रो रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस जो है उनको काम करने नहीं देता है। आपने कई बार ये भी देखा था कि वो कैमरा के ऊपर किसी मोबाइल पे किसी पुलिस वाले को कह रहे थे कि वो किसी को गोली मार दे। तो इस तरह से कोई इमोशनल थोड़ी चीफ मिनिस्टर काम कर सकता है। आज शायद हो सकता है वो कॉन्फिडेंट दिख रहे होंगे, नासमझी भी एक चीज़ होती है राजनीति के अंदर, शायद वो नासमझ होंगे राजनीति के, लेकिन जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको जमहूरियत का फ़ायदा पहुंच नहीं रहा है। और मुझे लगता है कर्नाटका के अंदर सीरियस गवर्नमेंट होनी चाहिए। वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं, जो वहाँ के हाकिम हैं, सूबे के दर के लोग हैं, वो भी शायद कग्निजेंस लेना चाहिए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कल सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि वहाँ जो स्पीकर साहब थे। लेकिन विनीत जी, अगर देखा जाए तो ऐसी सेम सिचुएशन तो बीजेपी के सामने भी आ चुकी है। जब येदियुरप्पा की सरकार थी और वहां पर भी इसी तरह से एमएलए ने इस्तीफा दिया था और फिर उसके बाद वहां पर उपचुनाव कराए गए थे, तो तब ये सिचुएशन तो आपके सामने भी आ चुकी है। बदकिस्मती है कर्नाटका की कि वहां पर बहुत कम दिन ही ऐसा हुआ है कि वहां पर एक स्टेबल
सरकार लोगों को मिली हो, और शायद वो खुशकिस्मती आपकी रही कि आपके जमाने में वो रही, लेकिन येदियुरप्पा के सामने भी इस तरह की, आपके सामने भी इस तरह की सिचुएशंस आ चुकी हैं। जमहूरियत में संख्या एक चीज होती है। 225 के हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पास 105 लोग हैं। कांग्रेस के पास तो सब दूसरे नंबर पे, और जेडीएस जो है वो सबसे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे होने के बावजूद उनकी सरकार बनी, ठीक है, उनके साथ में कांग्रेस है, लेकिन उनका झगड़ा पहले दिन से था। ये कोई दो पार्टी का मिलाप नहीं था, ये दो परिवारों को मिलाप है। गांधी परिवार, एसडी कुमारस्वामी, पिताजी प्रधानमंत्री थे, बेटा मुख्यमंत्री बना, अपने बेटे को वो वहां पे सांसद बनाने की कोशिश कर रहे थे, भतीजे को जो है एमएलए बनाने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी के युवा मोर्चे के। तो उनके जो नुमाइंदे थे, उनके जो चुने हुए लोग थे, उनको भी दुख हो रहा था। उनकी लीडरशिप अब वो मान नहीं रहे। जब ये सिचुएशन ऐसी है तो मुझे लगता है कि वहां के जो स्पीकर है, वहां के जो रियासत के खतीम है, उन्होंने उनका राजीनामा, उनका रेजिग्नेशन मान लेना चाहिए और नई सरकार को आना देना चाहिए, ताकि लोगों को जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसका फायदा मिले। अच्छा, गिवन सिचुएशन विनीत जी, अगर जेडीएस ये मौका पड़े कि आपको जेडीएस से समर्थन लेना पड़े, तो क्या आप उसके लिए राजी होंगे? क्या आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? जी, मैं मेरी पार्टी का बहुत ही छोटा नुमाइंदा, इस तरह की बातें ना तो मेरे जहन में आती है और ना ही शायद मुझे कोई बताएगा। तो ये तो मुझे भी तब भी पता चलेगा जब आपके पीआईबी को आपको पता चलेगा, तो उसका तो इंतजार करेंगे। लेकिन अगर संख्या देखे, नंबर देखे, और इस समय पे जितने लोगों ने वहां पे रिजाइन किया है, तो मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बना ली। ठीक है दत्ता जी, जब लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था 48 आवर्स, और अभी अगर हम देखें तो उससे काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, और अभी मंगल तक का इंतजार अभी हमें करना पड़ेगा। तो अभी आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या मानेंगे आपकी कर्नाटक में कब तक गिर जाएगी सरकार? ये सरकार तो वैसे ही अल्पमत की सरकार है। स्पीकर साहब के जो वैलिडेशन है या फिर उनके जो तर्क है, उसको अगर मैं सटीक मानूं, उन्होंने कहा है कि 16 विधायक में से 4 जो है, 4 कानून के मुताबिक रेजिग्नेशन उनके जायज है, और बाकी जो है, बाकी रेजिग्नेशन जायज नहीं है उनके स्टेटमेंट के मुताबिक। जब संख्या आपको याद होगा कि 10 दिन पहले 2 एमएलए ने रेजिग्नेशन दिया था कर्नाटका विधानसभा से। वो रेजिग्नेशन के बाद इनकी जो संख्या है गठबंधन की, वो 114 है सदन में। 113 जो है वो जादुई आंकड़ा है। ये जो 4 जो रेजिग्नेशन है, जो स्पीकर खुद कह रहे कि वैलिड है कानून के मुताबिक, तो वैलिड है तो यानी कि उनके रेजिग्नेशन तो नाजायज हो नहीं सकता है। तो वैसे ही अल्पमत की सरकार है ये, क्योंकि जादुई आंकड़ा 113 है। 113 से ये 4 आप माइनस कर लीजिए, अल्पमत की सरकार है। आज फाइनेंस बिल पारित होना है कर्नाटका में। फाइनेंस बिल के दौरान व्हीप जारी होता है तमाम पार्टीज के तरफ से, इसलिए जारी होता है क्योंकि फाइनेंस बिल जो है वो पारित होना मैंडेटरी है, और वो अगर पारित नहीं होता है, किसी तरह से फाइनेंस बिल अगर गिर जाता है, संविधान में बहुत क्लियर वे में, ये बहुत ही क्लियर कट वे में मेंशन्ड है ये फाइनेंस बिल। किसी भी सरकार की फाइनेंस बिल अगर गिरती है तो वो सरकार कहीं ना कहीं पे सदन में कॉन्फिडेंस एक तरह से हार चुकी है। और फाइनेंस बिल गिरने का मतलब है कि या तो केंद्र में अगर फाइनेंस बिल गिरा तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, किसी प्रदेश में अगर फाइनेंस बिल गिरता है तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि जैसे कुदरत में नाग और नेवला का कभी समीकरण नहीं हो सकता है, यही सच्चाई और यही हकीकत है कर्नाटका को लेके। एक एबनॉर्मल अलायंस शुरू से ही रहा है, और इसीलिए कुमारस्वामी फूट फूट के रोते थे हर समय, छोटे बच्चे की तरह, ये कहते हुए कि नीलकंठ का विष का पान करना। अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वैसे ही अनहोली मॉरल आधार पे दे हैं। देना तमाम पार्टीज ने ऐसे बहुत सारे अनहोली अलायंसेस किए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई अलायंस हुआ है। चड्ढा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, और क्या वाकई में कोर्ट ने स्पीकर को इस तरह से लताड़ लगाई है कि आप हमारी शक्तियों को क्या कम आंक रहे हैं? इस तरह की बातें भी क्या कही गई, इस तरह के तल्ख कमेंट भी क्या किए गए हैं? देखिए, 2 बातें। पहली चीज कि आज किस मामले में कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे 1 दिन पहले जब पिटीशन दायर हुई थी सोमवार को, यह कहा था कि आप 6 बजे तक आज स्पीकर इज
शुड हेयर देम, मीट द एमएलएस, और कल तक हमें उनके रेजिग्नेशन पे स्टेटस दे। आज जो हियरिंग थी वो बहुत ही अहम थी, क्योंकि आज स्पीकर ने अपने व्यू पॉइंट्स लिखे। स्पीकर ने एक एप्लीकेशन दायर करी कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको वापस लीजिए आप, मैं 6 बजे तक ये डिसीजन, ये आज मैं इस चीज पे डिसीजन नहीं ले सकता हूं। उन्होंने कई तरतीबवार कई कारण उसके बताए। पहला कारण उन्होंने बताया, उनका कहना यह था कि जो ये रेजिग्नेशंस दिए गए हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए दिए गए हैं। जब उनको ये रेजिग्नेशंस दिए गए थे तो नन ऑफ द एमएलएज हैव प्रेजेंटेड दोज रेजिग्नेशंस, यानी कि ये जो एमएलएज थे इन्होंने खुद आके रेजिग्नेशन नहीं दिया, बल्कि ये किसी के द्वारा भेजे थे रेजिग्नेशन। मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि 1974 में एक अमेंडमेंट आया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि स्पीकर को ये देखना है, रेजिग्नेशन आने पे सीधे स्वीकार नहीं कर लेना है, उनको सीधे नहीं मान लेना है कि ये सही रेजिग्नेशन है। स्पीकर को उनको देखना है कि वो सही है कि नहीं है, उसके लिए वो इंक्वायरी भी कर सकता है। तो ये बात उन्होंने कही कि भाई 74 का जो अमेंडमेंट है उसकी क्या हुआ, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिकली वर्णित किया गया था। तो स्पीकर ने इस पर्टिकुलर चीज को रखते हुए एक एप्लीकेशन, और स्पीकर की बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उस लिमिट को हटा दिया कि आज तक आप डिसीजन करेंगे। और एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने एंड में आज कहा है कि एक अभी हमें यह देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो कि साइलेंट रहा है अभी तक इस पर्टिकुलर चीज में, कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या देश की कोई भी हाई कोर्ट क्या स्पीकर को गाइड कर सकती है कि आपको ये करना है, पहले से बता सकती है कि 6 बजे तक। तो इस चीज पे रख के और ये 5-7 दिन तक स्टेटस को मेंटेन किया गया है। ना डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई निर्णय लिया जाएगा, ना ही रेजिग्नेशन के ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा। और इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करेगा और बताएगा कि क्या वैलिड रास्ता है, उसके लिए आप ये अब तो संतोष पाठक जी, ऐसे में जो फाइनेंस बिल अगर पेश होता है और कुमारस्वामी तो यहाँ पर वक्त मांग रहे हैं फ्लोर टेस्ट के लिए कि उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए, मंगल तक हमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर, स्पीकर और एमएलएज के दोनों के मामले को लेकर उसका भी इंतजार करना है, तो फिर ऐसे में सिचुएशन क्या बनती है टेक्निकली अगर हम देखें तो? देखिए, टेक्निकली बुसरा जी जो दोनों जो पक्ष है वो टेक्निकली ही इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने जिक्र किया, 1974 का ये 33वां संविधान संशोधन था, और जब ये लाया गया था सदन के अंदर तो उस समय ये चर्चा हुई थी, ये बहस हुई थी कि सांसदों और विधायकों से डरा धमकाकर इस्तीफे ना लिखवा लिए जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दबंग व्यक्ति हो, अगर कोई विधानसभा का चुनाव जीतता है या सांसद का चुनाव जीतता है तो जबरदस्ती उससे इस्तीफा लिखवा लिया जाए और उसको स्पीकर के या चेयरमैन के पास या लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए। इस परिस्थिति से बचने के लिए ये 33वां संविधान संशोधन लाया गया। आर्टिकल 190(1)(b) जोड़ा गया संविधान में, और इसके तहत ये व्यवस्था की गई, स्पीकर को ये पावर दिया गया कि इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर जो पूरी जो आजादी या स्वतंत्रता, जो पूरी पावर है वो स्पीकर के पास है। जैसा कि साथी पैनलिस्ट ने कहा कि स्पीकर जांच करने की बात भी कर सकता है, स्पीकर जांच के लिए अन्य जो प्रशासनिक जो विंग है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, अपनी कोई कमेटी बना सकता है कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया क्या वो वैलिड है या नहीं है। लेकिन यहां मुद्दा दूसरा है। देखिए, बहुमत किसके साथ है, नंबर किसके साथ है, सरकार बनेगी, बचेगी, सरकार गिरेगी, उससे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, गौर करने वाली बात है कि एक तरफ वो विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो चाहते हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार हो। दूसरी तरफ गठबंधन सरकार है, वो इस्तीफा तो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जैसे फाइनेंस बिल आ गया तो पार्टी का व्हिप का उल्लंघन करे ये तमाम विधायक और इन विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। दोनों ही सूरतों में विधानसभा की सदस्यता छीननी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों अपने अपने रुख पे अड़े हुए क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक महीन वजह है बुसरा जी, लेकिन बहुत बड़ी वजह है। देखिए, अगर ये सरकार गिरती है और नई सरकार बनती है तो ये राजनीति को समझने, देखने, जानने वाला एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि अगर नई सरकार इनके समर्थन से बनेगी तो निश्चित तौर पर इनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा, और यही वो बड़ी कहानी शुरू होती है। अगर किसी की भी बनती है सरकार, मैं अपनी बात कर लूं, अगर इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो ये विधायक तो नहीं रहेंगे, लेकिन नई सरकार में ये मंत्री बनेंगे और 6 महीने तक का ग्रेस पीरियड होगा कि ये चुनाव लड़के फिर से विधायक
बन सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में इनकी सदस्यता खत्म होती है और उसके बाद नंबर के आधार पर सरकार गिरती है कुमारस्वामी की और कोई नई सरकार बनती है, तो ये तमाम बागी विधायक जो है वो तब तक मंत्री नहीं बन सकते जब तक ये दोबारा से विधानसभा का चुनाव लड़कर जीतकर विधायक न बने। और यही वजह है कि बागी विधायक चाहते हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो, और जबकि कांग्रेस और जेडीएस की जो गठबंधन सरकार चाहती है या स्पीकर चाहते हैं, मैं कहूं कि ये जो विधायक है ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन करे ताकि इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। तो क्या ये स्पीकर के पास क्या ये इख्तियार है, क्या उनके पास ये पावर है कि वो जिस तरह से चाहें उस तरह से इस इस्तीफे को देखें? देखिए, आज से पहले इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। अलग अलग स्थिति जरूर राजनीतिक संकट पैदा हुआ था, इसलिए संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। संविधान में विधायकों और सांसदों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए इस्तीफा स्वीकार करने न करने का पूरा अधिकार स्पीकर को दिया गया है। अब चूंकि मामला ये न्यायपालिका में है, न्यायपालिका भी इस बात को समझती है कि इस मामले में जो भी वो फैसला करेगी वो न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों को लेकर एक बड़ा फैसला होगा, एक ऐतिहासिक फैसला होगा और आने वाले समय में कानून का काम करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर देखना होगा कि क्या वो स्पीकर के काम में इस तरह से हस्तक्षेप करने को तैयार है, और अगर वो हस्तक्षेप करते हैं तो संविधान का जो अनुच्छेद, जो 33वां संविधान संशोधन किया गया था, क्या ये उसका उल्लंघन होगा या नहीं होगा। ये तमाम जो टेक्निकल और कानूनी पहलू जो है वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच में शहमात का जो खेल चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, स्पीकर को साफ कह दिया कि अभी आप फैसला नहीं करेंगे, अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हम वाकई तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी 3 दिन का इंतजार और देखना होगा। और क्या ये लगता है आपको कि क्या ये 3 दिन जो है एक तरह का ग्रेस पीरियड भी हो सकते हैं कांग्रेस जेडीएस के लिए? बिल्कुल ग्रेस पीरियड हो सकता है। और अभी हमें देखना होगा कि जैसे फाइनेंस बिल अगर आता है विधानसभा में, तो फाइनेंस बिल पे किस तरह से वोटिंग होती है, क्या उसमें सरकार गिरती है, ये विधायक क्या करते हैं। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें रोक लगा रखी है वो अब तक की चीजों पे रोक लगा रखी है। हो सकता है कि स्पीकर एक नया तोड़ निकाल ले। वो ये जैसे फाइनेंस बिल पे चर्चा हो, अगर इसमें से कुछ विधायक मतदान करने ना पहुंचे, क्योंकि उसमें कहा गया कि पहुंचना है और मतदान करना है सरकार के साथ, पार्टी के स्टैंड के साथ, तो अगर नहीं करते और उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस शिकायत करती है और स्पीकर फिर तुरंत में फैसला ले ले कि नहीं, ये सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं, तो गेंद स्पीकर के मामले में है। रेफरी की भूमिका में जरूर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब आ गया है, लेकिन स्पीकर को कई मामलों में बहुत ज्यादा आजादी है। लेकिन इसमें फैसला वो जो भी करेंगे, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाएगा, न्यायपालिका उसकी निगरानी में है पूरा मामला उसकी निगरानी में आ गया। एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, अगर आप परमिट करें। आई एम सॉरी। देखिए, ये बहुत अभी तक की जो प्रैक्टिस रही है वो मैं बताना चाहूंगा। अभी तक की जो प्रैक्टिस अभी हमारे 70 साल की डेमोक्रेसी में जो रही है वो ये रही है कि अभी है, जो स्पीकर ने अपनी एप्लीकेशन में भी आज कहा है कि मैं ये डिसीजन ले लेता हूं कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन या किसी तर्ज का भी, इस डिसीजन को पोस्ट माई डिसीजन ओनली चैलेंज किया जा सकता है। इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है मेरे डिसीजन का। बल्कि जो अभी हो रहा है वो है प्री स्टेज, आपको पहले से ही प्रिज्यूम करके आप कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड करता है कि जजमेंट ऑफ द स्पीकर इज प्रीवी टू उससे पहले नहीं वो कर सकते। जाहिर सी बात है कि पहले वो क्या फैसला लेते हैं उसके बाद अगर इस तरीके से कोई इंटरप्रिटेशन आती, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संविधान के इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के लिए हमको अब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से इस तरीके की हिदायत दे देगा कोई भी कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब you are cutting the rights of speaker, जो कि existing law है अभी। विनीत जी, और कांग्रेस तो आपके ऊपर लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि आप जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। आपने गोवा में उनके एमएलएज की जो है वो खरीद फरोख्त की है, 10 आपकी पार्टी में शामिल हो गए। कर्नाटक में भी आप एक तरह का जो ड्रामा रचा गया है उसमें आग में घी डालने का काम जो है वो आपकी तरफ से किया गया है लगातार, इसीलिए एमएलएज ने शरण भी महाराष्ट्र में जाकर ली है, मुंबई में जाकर ली है। और मध्य प्रदेश पर भी आपकी पूरी निगाह है कि कर्नाटक जैसे से खत्म हो, फिर आप मध्य प्रदेश का रुख करें। और कमलनाथ ने डर के तो यहाँ पर डिनर का इंतजाम भी कर लिया है। तो एक तरफ डेमोक्रेसी की दुहाई, दूसरी तरफ ये तमाम चीजें कांग्रेस आप पर इल्जाम लगा रही है। आपने 7-8 सवाल एक इसमें पूछ लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी का जवाब दूं। पहली बात तो ये है कि जमहूरियत के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर निगाह गाड़ के रखती है, ये हमारा काम है। उनकी गलतियों को देखना और लोगों के सामने लाना
और उनकी गलतियों के कारण हमारी पार्टी का कोई फायदा होता है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। ओके। अगर आपने कर्नाटक की बात की, रियासत कर्नाटक की बात की, तो आपको ध्यान में आ गया कि वहाँ के वजीर आला काम नहीं कर रहे और इसीलिए वहाँ के नुमाइंदा जो है वो सभी चुने हुए नुमाइंदा जो है वो बाहर आना चाहते हैं। वो एक अलग विषय है। वही गोवा में हुआ कि वहाँ के लोग नहीं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की खत्म हो चुकी है और गोवा के लोगों ने कहा कि वो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और हमने उनका स्वागत किया है। वो 2/3 मेजोरिटी थी, इसके लिए वहाँ पे कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। कांग्रेस इस समय पे जो जूझ रहा है वो ये है कि उनके जो सदर है राहुल गांधी जी, वो खुद रिजाइन कर चुके हैं। जिस कुनबे का कोई सदर नहीं होता है वो कुनबा बिखर चुका होता है, तो उसके अगर नुमाइंदा जो है यहाँ वहाँ भटकना चाहते हैं तो उनको अधिकार होता है और वो अगर हमारे यहाँ पे शरणागति में आए तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको शरणागति दें। ओके। अब देखिए कि जब बात आती है कर्नाटक की, तो एक बात मुझे लगता है कि जो मैं बोलना चाहता था कि वहाँ के जो खाती में जो वहाँ के स्पीकर हैं वो वाजिब तौर पे ना, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कि रीजनेबल कंसिडरेशन, उसके नीचे तो रेजिग्नेशन को देख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल नुमाइंदा वहां पे कर दिया तो मेरे ख्याल से वो जमहूरियत के खिलाफ होगा। तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के द्वारा कि भाई गौर करें, वो उसको तवज्जो दे, लेकिन वो इतना उसको एक्सटेंड ना करे कि लोग स्पीकर के ऊपर का जो विश्वास होता है, जो रोल होता है खातिम का, वो रोल को वो खराब ना करे। ऐसे मेरी उनसे दरख्वास्त होगी। लेकिन हम ये देखें कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आप जिस रियासत में आपकी हुकूमत है वहां हमने देखा है कि गवर्नर ने किस तरह से आपकी पार्टी का पार्ट लिया है और उसको लेके भी बहुत दफा क्वेश्चन उठे हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन उठाएंगे तो लोग आपसे वो भी क्वेश्चन पूछेंगे फिर। नहीं, ऐसा है कि वहाँ के सूबे के जो आला होते हैं, जो वहाँ के जो हाकिम होते हैं, जो वहाँ के गवर्नर होते हैं, उनका रोल तो एक होता है। कर्नाटक के इस समय जो हाकिम, इस समय जो गवर्नर है, उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखा है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखा है। बात आ रही है उनके स्पीकर की, स्पीकर को मिलना चाहते हैं नुमाइंदा, तो उनको उनके ही कमरे के बाहर मैन हैंडल किया जाता है। आपने देखा होगा कि परसों किस तरह से 2 MLO को मारपीट की गई, वो मेरे ख्याल से गलत है। जिस तरह से वो कह रहे कि मैं आपको मिलूंगा नहीं, एक सीक्वेंस देखिए, रेजिग्नेशन दे चुके हैं, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद व्हिप आता है और व्हिप आने वो कहते हैं कि अगर आपने हमारा व्हिप नहीं माना तो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो ये तो एक साधारण कोई भी व्यक्ति अगर अपना पूछा, जिसको शायद कानून की जानकारी नहीं, वो कहेगा कि ये गलत है और ये वहाँ के खातिम ने नहीं करना चाहिए। उन्होंने कॉग्निजेंस लेना चाहिए, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। और लोगों को जो तकलीफ हो रही है, कर्नाटक की समस्या देखिए, पोल्यूशन की समस्या है, वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, वहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पे लोगों को चिंता है। अगर आप बैंगलोर में गए तो बैंगलोर एयरपोर्ट से MG रोड जाने का समय जितना लगता है उतना ही बैंगलोर से दिल्ली आने का समय लगता है। उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के बाहर ज्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान में कम रहते हैं। और जब वो बैंगलोर में रहते हैं तो 5 तारीख का होटल, 5 स्टार होटल्स के अंदर रहते हैं, वो जाते नहीं ऑफिस में। और जब वो वहां रहते हैं तब वहां के MLA को वो मिलते नहीं है। कर क्या रहे हैं? तो अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं, अपने भतीजे को चुनाव लड़ रहे हैं, केवल बिल्डरों से पैसा ले रहे हैं। तो वहां के MLA जो चुन के गए, उनको लगता है कि वहां पे गवर्नेंस होना चाहिए, वहां पे किसी तरह का कानून होना चाहिए, जमहूरियत होना चाहिए। तो मुझे लगता है SD कुमार स्वामी जी ने रिजाइन करना चाहिए आज ही और अपने आप को फिर से एक मौका देना चाहिए चुनने का। हाँ, और उनको राइट है कि फ्लोर में जाके वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करे। हो सकता है कि उनकी मेजोरिटी प्रूव हो जाए। उसी का वक्त उन्होंने मांगा भी है। एस के दत्ता जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे खेल में अगर हम देखें तो इसमें बीजेपी का किया धरा कम बल्कि कांग्रेस का खुद का किया धरा ज्यादा लगता है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है, हम ये देखें कि राहुल गांधी 1 करोड़ उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं ट्विटर पर, तो अमेठी को में सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें अमेठी ख्याल आता है, वो तब भी बेंगलुरु का रुख नहीं करते हैं। DK शिव कुमार, जो कि उनके इतने कद्दावर लीडर हैं, जिनको एक तरह से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, जब वो महाराष्ट्र वहां पर पहुंचे, जहां से इसी साल जो है जहां इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां 2 बड़े लीडर भी नहीं पहुंचते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ, या फिर हमें कुछ 100 जो सपोर्टर्स हैं, जो कांग्रेस के कारकुनान हैं, वो भी होटल के बाहर नजर नहीं आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से बीजेपी का कम बल्कि कांग्रेस का खुद का किया धरा ज्यादा है? ये सारा तमाशा जो चल रहा है, ये सारा तमाशा कांग्रेस के अंदरूनी कला के चलते ही हो रहा है। इसके पीछे सीतारामैया जी जो है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये जो 16 MLAs जो है, इनमें से जो 12 जो कांग्रेस के हैं, इनमें से 4-5 MLA हैं जो सीतारामैया के बहुत खास हैं। तो नेचुरल है कि सीतारामैया जी ने भी बहुत कुछ किया है इस पूरे चीज को बिगाड़ने में और इस पूरा माहौल को तैयार करने में। कांग्रेस की मुखिया कांग्रेस का जो टाइटैनिक है उसको छोड़ के तो चले गए हैं,
जब चले गए हैं तो कांग्रेस के तमाम जितने सारे सिपा सलाहकार हैं वो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में तितर बितर हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ है जो क्षेत्रीय पार्टी में जा रहे हैं, कुछ है जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं अपने राजनीतिक समीकरण के मुताबिक और इस हिसाब से। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह का आदेश आया है आज, और उन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर साहब को कहीं ना कहीं पे कटघरे में खड़ा किया है, ये कहते हुए कि जुडिशियरी के जो पावर है उसको कम करके आकलन ना करें या फिर हमें कम ना समझे। ये कहीं ना कहीं पे स्पीकर के लिए भी एक चेतावनी है। इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक तो कहा है कि आप रेजिग्नेशन पे स्टेटस को रखिए मंगलवार तक। दूसरा ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन आप मंगलवार तक उस पर किसी तरह का निर्णय नहीं कर सकते। हाँ। अब बात आती है कि फाइनेंस बिल वो आज पेश होने वाला है आपके सदन में, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, आज पेश होगा। फाइनेंस बिल में व्हिप जारी हुआ है। ये तमाम जो आपके जो 14-16 एमएलएज है, ये सब के सब मुंबई में है, ये लोग कर्नाटका में मौजूद नहीं है। व्हिप जारी होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन तभी होता है जब सदन के अंदर ये लोग होके अगर वोट नहीं करते हैं पार्टी के व्हिप के हिसाब से। जब ये लोग मतलब कि उस प्रदेश के आसपास ही मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे एक टेक्निकल सवाल आ जाएगा, क्या स्पीकर साहब का जुरिस्डिक्शन कर्नाटका के बाहर पे भी लागू होता है या नहीं, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र में हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि व्हिप अगर जारी भी हो जाता है और उसकी मान्यता भी अगर होती है, उस पे डिसीजन स्पीकर साहब एक्सपाल्शन का मौजूदा आदेश के चलते नहीं ले सकते हैं। मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को रखने के लिए। तो वोटिंग जब होता है फाइनेंस बिल पे, वोटिंग पे अगर व्हिप जारी होने के बावजूद भी ये जो 16 एमएलएज है, ये लोग अगर वहां पे शामिल नहीं रहते हैं, मौजूद नहीं रहते हैं, तो अल्पमत की सरकार तो वैसे ही है और फाइनेंस बिल अपने आप ही मतलब कि डिफीट हो जाता है। उसके बाद कोई औचित्य नहीं बनता है मुख्यमंत्री साहब का ये कहने के लिए कि कॉन्फिडेंस वोट के लिए वो जाए।